स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, इसके अंदर आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले दिस 4 टॉपिक्स। वेरी फर्स्ट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है? मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जहां पे ये न्यूक्लियस है और ये क्या है स्टूडेंट, इसका ऑर्बिट है, राइट। वो सारे ऑर्बिट होते हैं और जो नजदीक वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंडेड बोलते हैं या ग्राउंड ऑर्बिट। और जो बाहर वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेड ऑर्बिट। स्टूडेंट, ये जो ग्राउंड पे जो भी ऑर्बिट है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, ये ग्राउंड स्टेट पे है। कहां पे है? ग्राउंड स्टेट पे। और ये एक्साइटेड स्टेट पे। तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम जो एनर्जी लगेगा स्टूडेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। होता है क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट एंड मेक देम फ्री इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। होप स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया होगा। तो आपको सिर्फ सिंपल सी वर्ड याद रखना है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from the ground state and make them free is known as ionization energy। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, लास्ट टाइम ना हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था, राइट। क्या फॉर्मूला देखा था? 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/m² माइनस 1/m²। बट हमें पता नहीं था कि ये फॉर्मूला आया कहां से, राइट। जैसे हमने देख लिया था। और हम लोग पता करते कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोगों को एनर्जी मालूम है स्टूडेंट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस, यस स्टूडेंट, क्या था? इप्सिलॉन 0 e⁴z। ये एनर्जी का फॉर्मूला था। और अपन में क्या था? ये z² था। 8 इप्सिलॉन 0 h² n²। ये एनर्जी का फॉर्मूला जब हम लोग ने डिराइव किया था तो हमें ये फॉर्मूला मिला था, राइट। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इप्सिलॉन 0 नहीं स्टूडेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे कैसे ये आया था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो एनर्जी है n ऑर्बिट के लिए भी लेंगे और m ऑर्बिट के लिए भी लेंगे। अगर m ऑर्बिट के लिए मैं लेता हूं तो क्या मिलेगा? माइनस, पहले इसको m को लिख लेते हैं, माइनस mz² e⁴ अपॉन में 8 इप्सिलॉन 0 h²। m है तो ये क्या हो जाएगा? m²। और en के लिए तो सेम यही रहने वाला है, अगर यहाँ n दूंगा तो भी चलेगा, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो जंप करते हैं। कहां से कहां पे जंप करते हैं? हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ पे जंप करते हैं। तो em क्या होगा? हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिट है और ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? em माइनस en कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? जब जंप करेगा तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होने वाला है। तो em का वैल्यू क्या हमारे पास? माइनस m z² e⁴ 8 इप्सिलॉन 0 h² n² होगा। इसके अंदर माइनस करना है, किसको माइनस करना है? en को। en माइनस में ऑलरेडी है तो माइनस में लिख दो z² m e⁴ 8 इप्सिलॉन 0 h² n²। नेक्स्ट स्टेप में बेसिक मैथमेटिक्स हमें यहाँ पे यूज करना है स्टूडेंट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो z² m e⁴ 8 इप्सिलॉन 0 h² n² हमको मिल जाएगा। जो प्लस होता है स्टूडेंट हम लोग उसको पहले लिख लेंगे। तो यहां से z² m e⁴ 8 इप्सिलॉन 0 h² n² माइनस z² e⁴ 8 इप्सिलॉन 0 h² n² मिल जाएगा, राइट। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? em माइनस en इक्वल टू, इनमें देखो कुछ कॉमन है। कौन कौन से टर्म कॉमन है स्टूडेंट? जो जिनमें सेम दिख रहे हैं, z, ये पूरे कॉमन है, खाली m और n को छोड़ देंगे तो इसको और इसको आप छोड़ दो। सेकेंड वाला स्टूडेंट क्या था? ये m था, राइट।
एम वाले को हम लोग ने बाद में लिखा, इधर एम लिखना था हमें, इधर एम लिखना था, एम वाले को बाद में लिखना, राइट। ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ई दे देते हैं अपन फिलहाल के लिए। ओके, तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, जेड स्क्वायर एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई पावर 4 बाहर निकल जाएगा, और अपॉन में क्या बाहर निकलेगा, 8 इप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर, 8 इप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहां का माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये स्टूडेंट, अब ये जो है, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी के लेवल पे जब कोई जंप करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होता है, फोटोन के फॉर्म में होता है, और फोटोन एनर्जी हम लोग एच म्यू में दिखाते हैं। तो ये जेड स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई पावर 4 8 इप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर रहेगा एज इट इज। स्टूडेंट, ये जो म्यू है, म्यू मतलब क्या होता है, सी बाय लैम्डा, तो हम लोग यहाँ पे सी बाय लैम्डा लिख देंगे, ई पावर 4 8 इप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा को रहने तो बाकी सबको वहां भेज देंगे अपन, 1 अपॉन लैम्डा यहाँ रहेगा, सी और एच इधर आके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई पावर 4 अपॉन में 8 सी, और एच आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो एच का क्यूब हो जाएगा। स्टूडेंट, ये पूरे के पूरे जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना, पूरे के पूरे कांस्टेंट है। जेड का वैल्यू 1 ले लेंगे अगर हाइड्रोजन एटम यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, सी का स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, इप्सिलॉन 0 फिक्स है, एच फिक्स है। तो ये पूरे का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग कंसीडर कर लेंगे आर। क्या कंसीडर कर लेंगे, आर। और ये आर का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। आर क्या होता है स्टूडेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू भी ना फिक्स होता है। आर का वैल्यू कितना होता है, 1.097 इंटू 10 के पावर में माइनस 10 के पावर में 7 होता है मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट, ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे इतने टाइम से, तो ये फॉर्मूला आया कहां से, इस तरीके से आया है, बट इसका डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको ये याद रखना है। ओके, नाउ अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसके अंदर हमको लिमिटेशन देखना है। किसका लिमिटेशन देखना है, बोर्स मॉडल का। तो स्टूडेंट, वेरी फर्स्ट लिमिटेशन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो मोस्टली लिमिटेशन क्यों आता है, लिमिटेशन आने का रीजन ये है स्टूडेंट कि जो भी साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहा था तो उसने कौन कौन सी चीजें बताना भूल गया, या कौन कौन सी चीजों को उसके अंदर उसने इन्वॉल्व नहीं किया, दैट इज देयर लिमिटेशंस। तो वेरी फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, किसके बारे में, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये हमारा बोर्स मॉडल जो था ना, लाइन स्पेक्ट्रम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम। लेकिन हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी अदर एलिमेंट के बारे में इसने बिल्कुल भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये इसका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं couldn't explain line spectrum other than hydrogen atom, couldn't explain line spectrum other than hydrogen atom। समझ में आ गया स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी अदर एलिमेंट के बारे में इसने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। और स्टूडेंट, जब डिटेल में इस लाइन स्पेक्ट्रम की स्टडी किया गया तो क्या पता चला कि बहुत से जगह पे मल्टीपल्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम आ गए थे। बहुत से जगह पे क्या मिला अपने को, मल्टीपल्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम दिखने को मिला, और इसके बारे में बोर्स मॉडल ने कभी भी नहीं बताया। तो ये इसका ये लिमिटेशन हो गया। सेकेंड, अगर हम लोग बात करते हैं जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटीज किसकी, लाइन स्पेक्ट्रम की। यस स्टूडेंट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम जो होती है ना, वो डिफर हो रही थी। क्या हो रही थी, डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन। और इसके बारे में इसने कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसने तो सिर्फ क्या बताया कि जो इंटेंसिटी अंदर प्रोड्यूस होती है, बट इंटेंसिटी
उसमें क्या बोला था, डिफरेंट डिफरेंट होती करके इसके बारे में बताया नहीं था। तो जब आगे चल करके इसकी स्टडी की गई तो इंटेंसिटी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम क्या हो गया, डिफरेंट मिलने लगा लाइन टू लाइन। और दिस इज couldn't explain by कौन, बोर्स मॉडल। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका डीमेरिट, या हम लोग बोल सकते हैं लिमिटेशन। नाउ थर्ड जो इसका लिमिटेशन है स्टूडेंट, इसका लिमिटेशन क्या बोलते हैं, ये जो बोर्स मॉडल है ना, इसका जो भी मॉडल है थ्योरेटिकली सेटिस्फैक्टरी नहीं है। वाई थ्योरेटिकली सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन क्या है, इसने बहुत सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज किए। क्या यूज किया उसने, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बहुत सारे उसने यूज किए। और ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सिर्फ कहीं कहीं जगहों पे ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल नॉट ऑलवेज स्टेबल नहीं होते। तो इस वजह से इसका थ्योरेटिकली ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी इसका क्या लिमिटेशन है। तो दीज आर द 3 लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो वन अगेन हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। बोर्स मॉडल ने पहले क्या बताया था, बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम का, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अदर किसी भी एलिमेंट के बारे में इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये क्या हो गया, इसका लिमिटेशन हो गया स्टूडेंट। और इस हाइड्रोजन एटम की जब हम लोग ने डिटेल में स्टडी की तो कहीं कहीं जगह पे मल्टीपल्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिले, ये भी उसने कभी अपने को बताया नहीं था। तो ये भी क्या हो गया इसका लिमिटेशन। अब जो इंटेंसिटी होती है लाइन स्पेक्ट्रम की, वो क्या होती है, हर एक लाइन टू लाइन क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये कब पता चला, जो स्टडी किया था, बट बोर्स मॉडल ने नहीं बताया। अब बोर्स मॉडल ने इतने सारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज किया है स्टूडेंट, बट ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हर जगह स्टेबल नहीं होता है, कहीं कहीं जगहों पे ही क्या होता है, ये स्टेबल होता है। तो इस वजह से इसका ये जो मॉडल है थ्योरेटिकली क्या है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो दीज आर द लिमिटेशन। होप आपको लिमिटेशन भी समझ में आ गया होगा। नाउ इसकी लिमिटेशन है तो इसको थोड़ा सा सही करने के लिए कोई ना कोई आया रहेगा। जैसे स्टूडेंट हर गलतियों की सुधार होती है, तो इसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कौन आया, डी ब्रोगली। कौन आ गया, डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन। तो इसने क्या बताया, देखो इसने क्या बोला, जो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व इन द ऑर्बिट, इसकी जगह पे हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी बोलो या तो दूसरा वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टैंडिंग वेव्स जैसे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसको एज्यूम कैसे करना है, हमें स्टैंडिंग वेव्स जैसे एज्यूम करना है। अब स्टैंडिंग वेव्स आपने देखा होगा स्टेशनरी वेव्स के अंदर, या हम लोग ने स्ट्रिंग लिया था या पाइप लिया था, क्लोज एट 1 इंच, क्लोज एट ओपन एट बोथ इंच, तो वहां पे जो भी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो स्टैंडिंग वेव्स जैसा वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी हमें कैसे एज्यूम करना है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर वो कैसे स्टैंडिंग वेव्स है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे जिस भी ऑर्बिट में, तो वो लेंथ ऑफ द ऑर्बिट क्या होगी, लेंथ ऑफ द ऑर्बिट होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। समझ में आ रहा है क्या। अब लेंथ ऑफ ऑर्बिट क्या होगा स्टूडेंट, 2πr, यही होता है। अगर पहला ऑर्बिट है तो 1 पुट कर दो, 2 रहेगा तो 2 ऐसे हम लोग देंगे। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n होता है, और लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा। तो यहां से अगर हम लोग वेवलेंथ को सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2πr अपॉन में n मिल जाएगा। तो ये जो लैम्डा मिला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल देंगे। ओके अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो भी लेंथ होगा, किसका, फर्स्ट ऑर्बिट का जो भी लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, डी ब्रोगली के इक्वल होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 2 ले लिया
तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये स्टूडेंट 2 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस। ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे आपको क्या मिलेगा, आगे की तरफ मिलते जाएगा। और डी ब्रोगली ने ना रिलेशन अपने को बताया है, किसके बीच का रिलेशन दिया उसने स्टूडेंट, रिलेशन दिया है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये जो वेवलेंथ होता है h/p, लीनियर मोमेंटम होता है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। ये स्टूडेंट यही होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। यहां से हम लोग सेपरेट कर लेंगे p को, p सेपरेट करेंगे तो h/लैम्बडा आपको मिल जाएगा। लैम्बडा का वैल्यू हमारे पास है 2πr, तो यहाँ पुट कर देंगे h के अपॉन में 2πr अपॉन में n ऊपर चला जाएगा तो nh अपॉन में क्या मिल जाएगा, 2πr। स्टूडेंट p का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, राइट। अब इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू आर पी, राइट। तो यहां से देखो r तो r ही रहेगा, p का वैल्यू कितना है, nh अपॉन में 2πr। तो r कट जाएगा, L इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, nh अपॉन 2π। L मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या मिल गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। और ये जो है ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, ये बोर्ड्स का सेकंड पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता था, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, h अपॉन 2π। इलेक्ट्रॉन वही रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π होगा। बट बोर्ड्स ने ये थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दिया था, तो यहाँ पे डी ब्रोगली ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया और ये सेकंड पोस्टुलेट को प्रूफ करके दिखाया। सेकंड पोस्टुलेट। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या देना है, अगर इनके किसी ने आपसे पूछा तो डी ब्रोगली ने क्या बताया, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट वी शुड टू कंसीडर एज द स्टैंडिंग वेव्स। तो मतलब इसी ऑर्बिट के अंदर वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जो भी लेंथ ऑफ द ऑर्बिट होगी वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। और यहाँ से वेवलेंथ को सेपरेट करेंगे तो 2πr अपॉन में क्या मिल जाएगा, n। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर लेंथ ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ के। और सेकंड निकालेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, थर्ड निकालेंगे तो ऐसा इतने टाइम मल्टीपल होते जाएगा। यस स्टूडेंट। और इसमें क्या रिलेशन हमें मालूम है, लैम्बडा और लीनियर मोमेंटम के बीच में। लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन पी। h रहने दो, p की जगह पे m भी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना पार्ट लेंगे और यहाँ पे लैम्बडा का इधर सेपरेट कर लेंगे, ट्रांसफर करके p को सेपरेट किए, लैम्बडा का वैल्यू पुट किए तो लीनियर मोमेंटम मिल गया। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहे, L इज इक्वल टू आर पी। कैलकुलेट किया तो अपने को ये क्या मिल गया, सेकेंड पोस्टुलेट थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया। तो ये था स्टूडेंट डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। और ये 2020-22 में अगर हम लोग स्टेट बोर्ड की बात करते हैं, स्टेट बोर्ड 2022 में ये अपने को पूछा था एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। तो दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको ध्यान से ज्यादा इसकी फोकस करो और स्टडी करो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना एटॉमिक न्यूक्लियस। देखो अब एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एटम जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सब एटॉमिक से मिलकर के वो बनते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के एटम्स बनते हैं। सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिनका मास बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है जिनके मास, और वो पार्टिकल भी बहुत छोटे होते हैं, उनके मास भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है, एटम्स। समझ में आ रहा है। अब एटम्स है तो एटम्स के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या हो गया स्टूडेंट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास 2 चीज होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन, और नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज जो होता है ना स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है।
इस वजह से ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, अब न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियॉन। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, न्यूक्लियॉन। याद रखने का, जब कभी भी न्यूक्लियॉन की बात होगी न्यूमेरिकल्स में या आगे चैप्टर में, तो आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ओके, अब ये न्यूक्लियस के अराउंड में ना एक जन रिवॉल्व करता है और उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है स्टूडेंट उसका, इलेक्ट्रॉन। उसको क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो मास ऑफ द प्रोटॉन, किसकी बात करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, नियर अबाउट 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। टाइम्स ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है स्टूडेंट। मास ऑफ द प्रोटॉन जो है ना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम्स ज्यादा होता है, 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो। अब देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करता, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों क्या होते हैं, स्लाइटली सेम होते हैं। स्लाइटली दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। बट देखा जाए तो न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। इसको यहाँ पे हम लोग नियरली सेम लिख लेते हैं। नियरली मास दोनों का क्या होगा, सेम होगा। बट स्लाइटली जो होगा ना, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। किससे, प्रोटॉन से। इतनी चीजें याद हो रही है ना, तो आपको सारी चीजें दिमाग में रखना है। तो प्रोटॉन को देखो, अगर एटम है तो एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, उसको हम लोग शो करते हैं स्टूडेंट जेड से। किससे शो करते हैं, डिनोट करते हैं जेड से। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग शो करते हैं एन से। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन को हम लोग शो करते हैं, किससे शो करते हैं, एन से। अब एटॉमिक मास आता है, एटॉमिक मास को किससे शो करते हैं स्टूडेंट, ए से। अगर आपको न्यूट्रॉन मांगता है तो एटॉमिक मास से आपको Z माइनस करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, A माइनस Z करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग वैल्यू जो भी आपको मिलेगी वो क्या होगी, न्यूट्रॉन की होगी। समझ में आ गया इतना न्यूक्लियस के बारे में, एटम ऑफ न्यूक्लियस। तो हमें क्या बताना है कि एटम्स जो होते हैं ना, सब एटम से मिलकर के बनते हैं। सब एटम मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल जिनका मास भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसको रिवॉल्व करता है, उसका नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसा बोला जाता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। राइट स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ होंगे प्रोटॉन। लेकिन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। कितने टाइम्स होता है, 1836 टाइम्स। और ये दोनों का जो मास है आपस में सेम होता है, बट न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन को एन से शो करते हैं, एटॉमिक मास को ए से शो करते हैं। अगर एन निकालना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस जेड। इसके अलावा इसके अंदर हमें और क्या जानना है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स मतलब क्या होता है, मान लो कोई कंपाउंड है, राइट, जिसका सेम एटॉमिक नंबर है। क्या है स्टूडेंट, सेम एटॉमिक नंबर है, बट डिफरेंट क्या एटॉमिक मास है। डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास नंबर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, राइट। ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूटेरियम का, तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है और ट्राइटियम का कितना होता है, 3। तो ये हो गया ड्यूटेरियम और ये क्या हो गया, ट्राइटियम। तो इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट एटॉमिक मासेस नंबर क्या अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। आइसोटॉप्स के बाद हम लोग देखेंगे आइसोबार। जो स्टूडेंट, आइसोबार क्या होता है, इसी का ऑपोजिट होता है। आइसोबार में क्या होगा, सेम एटॉमिक मास होगा, सेम एटॉमिक मास नंबर होंगे, बट डिफरेंट आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। डिफरेंट आपको मिल जाएगा एटॉमिक नंबर। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं आइसोबार के, तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम।
हाइड्रोजन और किसको ले लेंगे, हीलियम को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, बट दोनों के मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, 3 और 3। तो आइसोबार का एग्जांपल ये याद रख लेना, और डेफिनेशन एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, द कंपाउंड विच हैज सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम देना। आइसोटोन में एग्जांपल किसका देंगे, हाइड्रोजन के दोनों दे दो, ड्यूटेरियम ट्राइटियम को। स्टूडेंट इसके अंदर और एक पार्ट बच जाता है जिसका नाम है आइसोटोन। क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन होना चाहिए, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आइसोटोन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, आइसोटोन। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और ट्राइटियम का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 3, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 4। यहाँ पे 2, 3 भी होता है, 4 भी होता है, इसकी क्या है, आइसोटॉप्स भी है। अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं तो ये एटॉमिक नंबर Z है, ये एटॉमिक मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। तो n क्या होता है, A माइनस जेड ना, तो 3 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको, 2 न्यूट्रॉन मिल रहा है। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन A माइनस जेड, तो 4 माइनस 2 आपको क्या मिल जाएगा, 2 न्यूट्रॉन। तो इन केसेस में दोनों के न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, डिफरेंट क्या एटॉमिक नंबर है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो होप स्टूडेंट ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए, कंटेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और आगे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू सो मच।